आज श्रेणिक चरित्र पार्ट 5 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। तृतीय अध्याय। कर्मवीर प्राचीन मनोहर केवल ज्ञान सूर्यधारी ऋषभदेव प्रभु के चरणों में नमस्कार करता भारी। तीर्थंकर है प्रथम धर्म की महिमा के उन्नायक है, सदा धर्म पालन के में रत हो भक्तजनों सुखदायक है। राजकुमारों की परीक्षा का वर्णन। इस प्रकार महाराज उपश्रेणिक आनंद पूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे, किंतु उनके हृदय में यमदंड के साथ की हुई प्रतिज्ञा के संबंध में रह रहकर चिंता बनी रहती थी। वे सोचते थे कि मैंने तिलकवती के पुत्र चलाती को राज सिंहासन पर बैठने का वचन तो दे दिया, किंतु अपने इतने सुयोग्य पुत्रों को रहते मैं किस प्रकार उसे राज्य दे सकूंगा। इसी उछेड़ बुन में पढ़कर महाराज ने एक ज्योतिष को बुलाया और कहा, मेरे पश्चात इन पुत्रों में कौन राजा बनेगा, आप कृपा कर कहिए। ज्योतिष ने गणना कर कहा, हे महाराज, आप अपने पुत्रों की इन उपायों से परीक्षा कर लीजिए। आपका जो राजकुमार इन परीक्षाओं में सफल हो उसे ही राज्य करने योग्य भावी नरेश समझे। प्रथम युक्ति यह है कि आप अपने समस्त राजकुमारों के शीश पर शक्कर से भरा हुआ एक एक घट रख दीजिए एवं उसे सिंहद्वार तक पहुंचाने का आदेश दे। जो राजकुमार अपने घट को किसी सेवक द्वारा यह करवाएगा तथा स्वयं खेलता हुआ जाएगा, वह राजा होने योग्य है। दूसरी युक्ति यह है कि आपका जो राजकुमार सर्वथा नवीन घट की को ओस से भर कर ले आएगा, वह राजा होने का योग्यता रखता है। तीसरी परीक्षा यह है कि एक दिन आप अपने सभी राजकुमारों को एक साथ बैठाकर खिलाएं। उनकी थाली में भांति भांति के पकवान, मिष्ठान एवं अन्य उत्तम व्यंजन परोसे जाए। जिस समय सभी राजकुमार उत्तम व्यंजनों का भोजन के स्वाद में तन्मय हो जाए, उसी समय उन पर व्याघ्र के सदृश भयंकर भूखे कुत्ते छोड़ दिए जाए। हे महाराज, उस समय आपका जो राजकुमार उन भयानक कुत्तों को परे रखकर भोजन करने में साहस के साथ डटा रहेगा, वह इस मगध देश के उत्तराधिकारी बनने की क्षमता रखता है। चौथी परीक्षा यह है कि जिस समय पर आपके नगर में आग लगे, उस समय आपका जो राजकुमार अपने शीश पर सिंहासन, छत्र एवं चवर लेकर नगर के बाहर निकल जाए, वह निसंदेह आपके राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। पांचवी परीक्षा यह है कि आप अपने प्रत्येक राजपुत्रों के सन्मुख उत्तम उत्तम पकवानों से भरा हुआ एक एक पिटारा तथा शुद्ध मिष्ट जल से भरा हुआ एक एक घट रख दीजिए। पिटारे तथा जल के घटों के मुंह बंद रहने पर भी जो राजकुमार पिटारे एवं घट से बिना उसका मुंह खोले पकवान तथा जल निकाल कर अपने क्षुधा पिपासा शांत करेगा, वह, हे राजन, वही विवेकी राजकुमार आपकी राजगद्दी पर बैठेगा। ज्योतिषी महाराज विविध युक्तियां बतलाकर चले गया। अब महाराज के मन में इस बात की चिंता हुई कि मैंने चलाती को राजा बनाने के लिए वचन दिया है, किंतु परीक्षा द्वारा न जाने कौन सा राजकुमार राजगद्दी पर बैठने के लिए योग्य निकले। अतः मैं स्वयं उन राजकुमारों की परीक्षा लूंगा। देखता हूँ कि परीक्षा का कैसा परिणाम निकलता है। मेरी दी हुई बात रहती है या विधि का विधान कुछ और ही है। एक दिन महाराज उपश्रेणिक ने अपने समस्त राजकुमारों को बुलाकर कहा, हे प्रिय पुत्रों, सुनो। मेरी आंतरिक इच्छा है कि तुम लोग अपने शीश पर एक शक्कर से भरा हुआ घट रखकर सिंहद्वार की तरफ जाओ। महाराज की आज्ञा सुनकर समस्त राजकुमार सहर्ष तत्पर हुए। सबने अपने अपने शीश पर शक्कर से भरा हुआ एक एक घट रखकर सिंहद्वार की ओर उत्साह के साथ प्रस्थान किया। किंतु वहाँ रे श्रेणिक, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जितनी भी प्रशंसा की जाए सब थोड़ी है। तुमने तो उसकी पराकाष्ठा ही कर दी। राजकुमार श्रेणिक ने शक्कर से भरे हुए घट को एक सेवक के शीश पर रखा तथा सिंहद्वार की ओर खेलते कूदते प्रस्थान किया। वहां पर थोड़ी देर ठहर कर वह अपने महल में चला गया। जब महाराज उपश्रेणिक ने यह समाचार सुना कि केवल राजकुमार श्रेणिक ने सेवक के शीश पर शक्कर से भरा हुआ घट रखवाकर सिंहद्वार की ओर प्रस्थान किया है, जबकि अन्य सभी राजकुमार स्वयं अपने शीश पर घट रख कर गए हैं, तब वे चिंता में व्यग्र हो गए कि श्रेणिक ही राजपद के योग्य है। अब मैं कैसे चलाती को राजा बनाऊंगा। बड़ी विकट समस्या सन्मुख आ गई। कुछ दिन के बाद महाराज ने पुनः समस्त राजकुमारों को बुलाकर कहा कि तुम लोग प्रत्येक एक एक सर्वथा नवीन घट को ले जाकर उसे ओस बिंदु से भरकर मेरे पास ले आओ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग में से कौन राजकुमार इस प्रतियोगिता में सफल होता है। समस्त राजकुमार प्रातःकाल होते ही अपना अपना घट लेकर ओस से उसे भरने के लिए चले गए। वे ओस से भीगे हुए
तृणों के क्षेत्र में गए। सब लोग अलग अलग बैठकर जल से भीगे हुए तृण से ओस निचोड़ निचोड़ कर घट में भरते जाते, किंतु नवीन घट होने के कारण उनका निचोड़ा हुआ जल सूख जाता था। लाख प्रयत्न करने पर भी किसी के घट ओस बूंदों से नहीं भर सका। सबके सब हताश होकर मन मारकर कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अंत में लज्जित होकर चलाती सहित समस्त राजकुमार रीते घट लेकर अपने अपने महल में चोरों की तरह लुक छिप कर लौट आए। किंतु श्रेणिक की अवस्था इससे सर्वथा भिन्न थी। उसने ओस जल से भीगे हुए तृण प्रदेश में एकाकी जाकर एक वस्त्र रख दिया। भीगे हुए वस्त्र से उसने जल निचोड़कर घट भरना शुरू किया। तब बात ही बात में उसका घट भर गया। राजकुमार श्रेणिकी ने ओस बूंद से भरे हुए घट को महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। अब महाराज उपश्रेणिक के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने राजकुमार श्रेणिक के सामने उसकी बुद्धिमत्ता की बड़ी प्रशंसा की, किंतु उनके हृदय में निराशा तथा चिंता का घनघोर बादल घिर कर कर्जन तर्जन करने लगे। राजकुमार श्रेणिक की सफलता पर महाराज समझ गए कि परीक्षा द्वारा यही राजगद्दी का अधिकारी सिद्ध होगा, किंतु तब उनके दिए हुए वचन का क्या मूल्य रहेगा। अब महाराज ने तीसरी परीक्षा के लिए समस्त राजकुमारों को एक साथ बिठाकर भोजन के लिए बुलाया। महाराज की आज्ञा के सुनकर कुमार श्रेणिक के साथ समस्त राजकुमार एक साथ भोजन करने के लिए अपने अपने आसन पर बैठ गए। सबके सामने स्वर्ण की थाल रखे गए। उन थालों में तरह तरह के पकवान, मेवा, मिष्ठान जैसे खाजे, घेवर, मोदक, खीर, गोठा, मोठा, भात इत्यादि परोसे गए। समस्त राजकुमारों ने उन उत्तम उत्तम व्यंजनों की प्रशंसा करते हुए भोजन प्रारंभ किया। इस बीच महाराज ने की आज्ञा के अनुसार खूंखार भूखे कुत्ते वहां छोड़ दिए गए। भोजन के उत्तम सुगंध से उन्मत्त वे कुत्ते भूमिक्षित से टूट पड़े। राजकुमारों में भगदड़ मच गई। अब भला कौन भोजन करता। सबको अपनी अपनी जान के लाले पड़ गए थे। जिसे जिधर मौका मिला 9-11 हुआ। सबके होश हिरन हो गए। सबने भागकर अपनी जान बचाई। समस्त राजकुमारों में केवल श्रेणिकी वहां डटे रहे। जब कुत्तों का झुंड उनके निकट आने लगा, तब उन्होंने भागे हुए अन्य राजकुमारों की थालों में से मिष्ठान निकालकर उनके आगे फेंकना शुरू किया। कुमार श्रेणिकी चतुराई से वे भयंकर कुत्ते स्वादिष्ट भोजन पाकर हट गए। तब शांति के साथ निर्विघ्न होकर कुमार श्रेणिक ने भोजन करने लगे। श्रेणिक की इस बार भी विलक्षण सफलता देखकर महाराज उपश्रेणिक चिंतारूपी सागर में डूबने उतरने लगे। संयोग से एक दिन राजधानी में भयंकर आग लग गई। सबके सब घबराकर भाग निकले। अन्य राजकुमारों ने अपनी अपनी प्रिय वस्तु लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। किसी ने अश्व, किसी ने खड़ग, किसी ने भाला लेकर प्रस्थान किया, किंतु राजकुमार श्रेणिक पर ने अपने शीश पर सिंहासन, छत्र एवं चवर को लेकर वन की ओर गए। इस चौथी परीक्षा में भी कुमार श्रेणिक सफल रहे। अब महाराज को निश्चय हो गया कि श्रेणिक ही राजा होगा। उनके हृदय में अपने प्रिय पुत्र चलाती के लिए चिंताग्नि धड़कने लगी। अब केवल अंतिम परीक्षा शेष रह गई थी। महाराज ने हारे हुए जुआरियों के समान परीक्षा रूपी अपना अंतिम पासा फेंका। उनका साहस टूट चुका था। धीरता धरातल में धस चुकी थी। रह गई थी आशा की एक क्षीण ज्योति, जिसके बल पर वे चाहते थे कि जैसा भी हो चिलाती को ही राजगद्दी दी जाए, अन्यथा तिलकवती के सन्मुख उनका क्या मान रहेगा। यमदंड ने क्या कहकर अपनी मर्यादा की रक्षा होगी। अब वे चाहते थे कि चाहे न्याय से हो या अन्याय से, चिलाती को ही राज्याधिकार दिलाना होगा। अतः ज्योतिषी की अंतिम परीक्षा पर ही महाराज की आशा टिकी हुई थी। महाराज ने समस्त राजकुमारों को बुलाकर मिष्ठान से भरे हुए पिटारे से मिष्ठान खाने एवं जल से भरे हुए घट से जल पीने के लिए कहा। समस्त पिटारे तथा घट के मुंह बंधे हुए थे। सब राजकुमारों ने पिटारे का मूल खोलकर भरपेट मिष्ठान खाया तथा घट के मुंह खोलकर जल पीकर विपाशा शांत की। किंतु चतुर्कुमार श्रेणिक पिटारे तथा घट के मुंह बंद रखने के लिए का रहस्य तुरंत समझ गए। वे ताड़ गए कि इस प्रकार बंद रखने का कोई ना कोई उद्देश्य है। अतः राजकुमार श्रेणिक पिटारे का मुख बिना खोले उसे हिलाने लगे। पिटारे के नीचे गिरे हुए मिष्ठान का चूर्ण को उठाकर उन्होंने खाया तथा घट के आसपास के जल से अपनी प्यास बुझाई। किंतु पिटारे तथा घट का मुंह नहीं खुला। परीक्षा का अंतिम बाधा भी निर्विघ्न पूर्वक पूरी हो गई। शेष समस्त राजकुमारों तो ज्योतिषी को कहे हुए वचनों के अनुसार असफल रहे। केवल कुमार श्रेणिक ने ही सफलता प्राप्त की। चिंता के कारण अब महाराज का रहा धैर्य भी टूट गया।
महाराज अपने मन में सोचने लगे, अधिकारी तो श्रेणी की है जिसने परीक्षा द्वारा राजपद पाने की योग्यता सिद्ध कर दी है। अब मैं क्या करूं, किस प्रकार मैं अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूं। एक तरफ प्रतिज्ञा पालन है तो दूसरी ओर विधि का विधान। विधि ने सैनिक को राज्य सिंहासन का अधिकारी माना है, किंतु तब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। इस प्रकार महाराज चिंता सागर में डूबने उतरने लगे। अंत में उन्होंने अपने सुमति एवं मतिसागर नाम के 2 बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाकर उससे अपने अपने मन में चिंताजनक भाव से कहना प्रारंभ किया। हे मंत्रियों, मेरे मन में भविष्य के लिए बड़ी चिंता रहती है जिससे मैं घुला जा रहा हूँ, अतः उसके निवारण का कोई उपाय कीजिए। महाराज की बात सुनकर सुमति नामक मंत्री ने कहा, हे महाराज, आप विशाल साम्राज्य के स्वामी हैं। आपके प्रताप के समस्त शत्रु सदा भयत्रस्त रहते हैं। फिर आपके हृदय में चिंता का क्या कारण? मैं समझ नहीं पाता कि आप क्यों चिंतित हैं। अब जब आपकी अश्वशाला में देवताओं के वाहनों से भी अधिक बलवान, धरती को अपनी टापों से प्रकंपित कर देने वाले उत्तम उत्तम अश्व विद्यमान है, जब आपकी गज सेना के दंत रूपी खड्गों से समस्त संसार छिन्न भिन्न हो सकता है, तथा आपके संकेत से मात्र से आपके सैनिक एवं रथी शूरवीर संग्राम में अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं, तब भला ऐसा कौन सा शत्रु है जिसकी ओर से आप चिंतित हैं। आपके राज्य में कोई प्रचंड द्रोही भी दृष्टिगोचर नहीं होता, न आपके राज्य में अपना हिस्सा बांटने वाले कोई हिस्सेदार ही दिखलाई देता है, तथा आपके समस्त राजकुमार आपकी आज्ञा पालन करने सदा तत्पर रहते हैं। आपकी शासन व्यवस्था से अप्रसन्न होकर कोई भी प्रजा जन आपका विरोधी नहीं है। हे महाराज, आपकी चिंता का कोई उचित कारण मेरी समझ में नहीं आता, अतः आप स्वयं अपनी चिंता का कारण कहिए, जिससे उसकी निवृत्ति का उपाय किया जाएगा। क्योंकि यदि आप अपनी चिंता का कारण नहीं बताएंगे तो प्रजावर्ग से लेकर राजमंत्री तक चिंताग्रस्त रहेंगे एवं फलतः वे क्लेश उठाएंगे। आप निश्चय पूर्वक जानिए कि जैसा राजा होता है वैसे ही उसकी प्रजा भी होती है। यदि आप चिंता युक्त है तो आपकी प्रजा कैसे प्रसन्न रह सकेगी। अतः आप अपने हृदय की चिंता प्रकट कीजिए, इसमें ही आपका तथा समस्त प्रजा का कल्याण है। कल से मंत्री की बात सुनकर जो राजा ने बोला वो सुनेंगे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत खुदो। खेचिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सौ पावे सुख चैन। 9 बार नमकार।